कहते हैं कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिसके सिर पे हवस का भूत चढ़ जाता है वो सारे रिश्ते नाते, सारी मान मर्यादा, सारी हदें पार कर देता है और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने में लग जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसको ना समाज की डर होती है, ना अपने परिवार की डर होती है, और ना ही उसे कभी ये लगता है कि जो रास्ता उसने चुना है वो उसको किस अंजाम पे पहुंचाएगा, किस हालात में पहुंचाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? दरअसल आज की जो खौफनाक घटना है एक ऐसी औरत की है जो कि औरत जाति को शर्मसार कर देने वाली है। एक ही समय पे उसको 3 लोगों से प्यार होता है, 3 आशिक उसके होते हैं। बाकी ये सिलसिला ऐसा चलता है कि कुछ समय के बाद एक ऐसा खौफनाक कत्ल होता है जिसको सुनने के बाद हर कोई सदमे में चला जाता है कि आखिरकार कोई कैसे ऐसा कर सकता है। तो आखिर ये क्या मामला था, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफ़र की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनसे सबसे यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ यूपी का इटावा, और इसी इटावा ज़िले में 16 नवंबर को लगभग सुबह का जो कि 8 से 8:30 बज रहा होता है, सारे बच्चे अपने स्कूल में पहुंचे रहते हैं। तभी एक बच्चा एक कमरे में जाता है और चीखते हुए बाहर की तरफ भागता है। अब उस बच्चे की चीख को सुन के सारे बच्चे में खलबली सी मच जाती है और कुछ जो बड़े बच्चे रहते हैं तुरंत अपने क्लास टीचर को, अपने प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं। जब प्रिंसिपल और जो टीचर रहते हैं स्कूल में आते हैं, इसके बाद तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। दरअसल उस स्कूल में एक जली हुई डेड बॉडी पड़ी रहती है। अब जैसे ही पुलिस आती है, डेड बॉडी को देखती है तो देखती है कि ये पूरी तरह से जल चुकी है। कुछ ऐसा बचा नहीं जिससे कि ये पहचाना जा सके कि है कौन। पूरी बॉडी जो है कि जली। बाकी अब देखते ही देखते वहाँ के गांव वालों का भी जमावड़ा वहाँ लग जाता है। उनके जो सौ रहता है उसके पैर को और उसकी चप्पल और उसकी पैंट को देख के कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये तो लग रहा है कि अपने ही इलाके का रहने वाला जिसका नाम चरण सिंह होता है, ये तो चरण सिंह। अब जैसे ही पुलिस चरण सिंह का नाम सुनती है, अब चरण सिंह के घर जो कि एक कांस्टेबल को भेजती है, और जब कांस्टेबल जाता है तो जो चरण सिंह की पत्नी होती है गीता सिंह, उससे कहता है कि ऐसा है कि आपके पति कहाँ हैं। तो कहती है कि वो तो रात के समय सरकारी स्कूल में सोने गए थे, अभी तक आए नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे। तभी कांस्टेबल कहता है कि दरअसल आपके पति सरकारी स्कूल में सोने तो गए थे, बाकी किसी ने उनकी हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद उनको जला दिया। अभी इतनी बात सुनती नहीं गीता की, वो दहाड़े मार मार के रोने लगती है। रोते कभी गिरती पड़ती वो स्कूल पे पहुंचती है। पुलिस वालों उसको एक जगह बैठाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, गांव वाले संभालते हैं। अब जिसकी पति की मौत हो गई रही तो वो तो भाई बदहवास सी रहेगी। अब डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, साथ ही गीता से पूछती है कि ऐसा कोई जिस पे आपको शक हो कि चरण सिंह को मार सके। गीता रोते हुए कहती है कि इस बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, बाकी कुछ समय पहले प्रॉपर्टी को लेके हमारे ही देवर से झगड़ा हुआ। अब जब देवर का नाम आता है तो पुलिस वाले तुरंत अब इसी के तहरीर पे उसके चरण सिंह के भाई को उठाते हैं, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जब चरण सिंह को उठाते हैं तो चरण सिंह एक ऐसा खुलासा करता है जिसको
जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल चरण सिंह का भाई बताता है कि ये जो गीता सिंह, इसकी शादी पहले संजय सिंह से हुई रहती है। संजय सिंह जो कि बेहद हैंडसम और एक रुतबे वाला समाज में रहने वाला व्यक्ति, जिससे कि इस गीता सिंह को 2 बेटियां रहती हैं। बाकी ये जो चरण सिंह, ये संजय का जिगरी दोस्त होता है और रोज आना जाना संजय के घर रहता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। बाकी संजय में और गीता सिंह में विवाद होने लगता है। विवाद इस बात को लेकर होता है कि संजय सिंह बार बार कहता है कि मेरे दोस्त से दूर रहो, और अपने दोस्त को भी समझाता है, चरण सिंह को भी समझाता है। बाकी दोनों संजय की सुनते नहीं, और एक दिन पता चलता है कि संजय की दिल की दौरा पड़ने से मौत हो गई। जैसे ही 2 से 3 महीने का वक्त गुजरता है, पता चलता है कि जो चरण सिंह गीता सिंह से शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। अब गीता सिंह अपने 2 बेटियों के साथ चरण सिंह के साथ पति पत्नी बतौर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी इसी बीच पुलिस को चरण सिंह का भाई बताता है कि इसी बीच अब इनमें भी झगड़ा होने लगता है, और झगड़ा इतना भयंकर होता है कि जो गीता सिंह है, ये इस सोनीपत से हरियाणा चली जाती है, और ये 14 तारीख को ही हरियाणा से वापस सोनीपत आई रहती है। जब पुलिस वाले सुनते हैं कि ये अभी 1 दिन पहले ही आई है, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक औरत होकर इतना घुमा रही है। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। चरण सिंह का भाई कहता है कि मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, और प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात रही, तो भाई भाई में प्रॉपर्टी के लिए तो अक्सर विवाद होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सगा भाई अपने ही भाई को इतनी बेरहमी से मार डाले। अब पुलिस वाले गीता सिंह को उठाते हैं। गीता सिंह पहले तो इधर उधर की बात करती है, बाकी जैसे ही कॉल डिटेल निकाली जाती है, पता चलता है कि ये घंटों घंटों एक नंबर पे बात करती है, और जो नंबर है वो जब्बर सिंह का है। और जब इनके बारे में पता करती है आस पड़ोस से, तो पता चलता है कि ये जब्बर सिंह इस चरण सिंह का जिगरी दोस्त होता है। देखिए संजय के साथ ऐसा ही हुआ। दोस्त तो कॉमन बात है, घर में आना जाना लगा रहता है, घर की तरह आते जाते हैं। संजय के घर में चरण गया और चरण सिंह के घर में जब्बर सिंह गया। अब यहाँ इन दोनों में विवाद होने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, और जब कुछ समय गुजरता है तो चरण सिंह को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि जैसे मैंने संजय के घर में एंट्री करके गीता को भगा लाया, वैसे ही लग रहा है कि ये जो गीता है ये जब्बर सिंह से संपर्क में है, और ये कहीं ना कहीं हमें धोखा दे रही है। बाकी इस बात को वो नज़रअंदाज इसलिए कर देता था कि कोई सबूत नहीं था, कोई सुराग नहीं था, कुछ ऐसा देखता नहीं था, शक किया करता था। बाकी एक दिन गीता सिंह से कहता है कि ऐसा है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आने में 1-2 दिन लग सकते हैं। गीता सिंह जैसे ऐसा सुनती है, उसके खुशी का ठिकाना नहीं। अब चरण सिंह तो वहाँ से चला जाता है। बाकी जैसे ही रात होती, जब्बर सिंह अब गीता सिंह के पास पहुँचता है, और जैसे ही जब्बर सिंह और गीता सिंह आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, इसी बीच पहुँचता है चरण सिंह और इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। और जब पकड़ता है तो गीता सिंह से तो मारपीट करता है, साथ ही जब्बर सिंह से कहता है कि ऐसा है कि तुमने दोस्ती का अच्छा फर्ज अदा किया, मेरे पीठ में जो चूड़ा भूका है तुमने ठीक नहीं किया। इसके बाद जब्बर सिंह को वहाँ से भगा देता है, और गीता सिंह झगड़ा करके अपने जो संजय सिंह से 2 बेटियाँ थीं, और इस चरण सिंह से भी इसके 2 बेटे थे, बच्चों को उठाती और लेके वो चली जाती है हरियाणा। वहाँ से इस चरण सिंह पे मुकदमा करती है, मारपीट का, दहेज उत्पीड़न का, तमाम तरह की केस लगाती है। मुकदमा चलने लगता है, तारीख पे तारीख पड़ने लगती है। तभी ये जो
जब्बर सिंह और गीता सिंह एक प्लान बनाते हैं। कहते हैं कि ऐसा है कि इसके खिलाफ तो कोई सबूत, कोई सुराग मिल नहीं रहा है, इसकी डिग्री पे डिग्री होती जा रही है, मुकदमा ये जीत रहा है और अगली तारीख पे तुम्हें इसके साथ रहने आना होगा। तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि इसको रास्ते से हटाया जा सके। गीता सिंह भी कहती है कि ऐसा है, ठीक। अब 14 नवंबर को इनकी तारीख पड़ती है कोर्ट में। 14 नवंबर को गीता आती, अपने बच्चों को हरियाणा ही छोड़ देती है और आती है सोनीपत। और जब आती है तो पहले तो कचहरी जाती है, इसके बाद दिन भर वहाँ व्यस्त रहती, बीत जाता है, शाम को घर आती है। और जब घर आती है तो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से रहते हैं, बातचीत अच्छे से करते हैं, दोनों खाना बनाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। बाकी जैसे ही 14 से 15 आता है, अब 15 तारीख को ये जो गीता है दिन से ही इस चरण सिंह से झगड़ा करना शुरू कर देती है। शाम होते होते इनका झगड़ा भयंकर रूप ले लेता है। अब गीता जैसे ही रात होती कहती है कि या तो घर में तुम रहोगे या तो मैं रहूँगी। अब इस पे चरण सिंह जो है कि कहता है मैं बाहर खाट डाल के सो जा रहा हूँ, तुम घर में सो। गीता सिंह कहती है नहीं, मैं जा रही हूँ सरकारी स्कूल में सोने। तो जो चरण सिंह है कहता है कि भाई औरत है, ये क्यों जाएगी, मैं ही चला जाऊँ। कहता है कि ऐसा है कि तुम घर में सो, मैं ही सरकारी स्कूल में चला जाता हूँ, जहाँ की पहले से ही जब्बर सिंह घात लगा के बैठा होता है। अब ये जो चरण सिंह पहुंचता है वहाँ खाट डालता है, सो जाता है, जैसे नींद लगती है। अब ये जब्बर सिंह उस पर हावी हो जाता है और इस चरण सिंह की गला दबा के हत्या कर देता है। इसके बाद गीता को फ़ोन करता है। गीता आती है स्कूल में तो कहती है ऐसा है कि तो साफ साफ दिख रहा है हत्या का मामला है और पहचान जाएगा सब लोग कि ये जब्बर सिंह है, अरे चरण सिंह है। तो ऐसा है कि तुम गाड़ी में से पेट्रोल लाओ, इसके ऊपर डालो, गड्ढा तो खोद नहीं सकते, इसको पूरी तरह से जला दो। अब पेट्रोल लाते हैं सब दोनों मिलके, उसके डेड बॉडी पर डालते हैं और चरण सिंह की डेड बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं। बाकी अब पेट्रोल से बॉडी झुलस तो जाती है पर पूरी तरह जल नहीं पाती है। लगभग भोर होने लगती है, गीता सिंह भाग के अपने घर पहुंचती है, वहाँ से जब्बर सिंह भी चला जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह के 8 से 8:30 9 बजते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं, शोर मच जाता है। तो अब गीता सिंह जब एक खुलासा करती है तो गीता सिंह को और साथ ही इस उसके तीसरे आशिक यानी जब्बर सिंह को गिरफ्तार किया जाता है, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब इनको जिला अदालत पेश किया जाएगा। अब देखिए इनको कौन सी सज़ा मिलती है। बाकी इसमें जो ये औरत थी ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा खेल खेल रही थी जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद हर कोई उस इलाके का हैरान है कि आखिरकार एक औरत के मन में इतना खौफनाक प्लानिंग आखिर कैसे चली। और हो सकता है कि इसमें केस में और कुछ खुलासा हो, क्योंकि जो संजय भी मरा था तो बताया गया था कि दिल का दौरा पड़ा है, तो हो सके चरण सिंह को पाने के लिए संजय का भी कत्ल हुआ। तो ये तो अभी सामने आना बाकी है। देखिए आगे इस केस में क्या अपडेट आती है, मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।